हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी संस्कृत की कक्षा में। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था संधि के बारे में और संधि का पार्ट 2 है ये। इसमें हम पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो हमारा दूसरा संधि क्या है? व्यंजन संधि है। स्वर संधि में क्या होता था? जब स्वर के बाद कोई स्वर आता था तो वहाँ पर स्वर संधि होता था। अब यहाँ व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। तो व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर आने पर, मतलब व्यंजन के बाद स्वर, पहले व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए तब उनके मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि बोलेंगे। जैसे कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, तो जैसे जगत धन नाथ, तो त जो है त के नीचे में हलंत लगा है, मतलब वो क्या है? व्यंजन है। तो जगत धन नाथ का क्या हो गया? जगन्नाथ हो गया। यहाँ पर जो त था तो त यहाँ पर न बन गया। उसके बाद सत धन चरित्र सच्चरित्र। अब व्यंजन का स्वर के साथ मेल, तो वाक धन अस्ति वागस्ति और अच धन अंतः अजंतः। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उससे पहले हम ये वर्ण परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जो स्वर है 13 स्वर हैं। अ आ ई उ री, और यहाँ पर जुड़ जाता है बड़ा री। संस्कृत में जुड़ जाता है बड़ा री और री। और हिंदी वर्णमाला के जो अनुसार वर्ण हैं, एक तो अंग है और एक आहा है, तो ये दोनों यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये यहाँ पर ध्वनियाँ बन जाती हैं। अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, और अह को यहाँ पर विसर्ग बोला जाता है। तो ये यहाँ पर ध्वनियाँ बन जाती हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ। यहाँ पर 13 स्वर हैं, उन दोनों के जगह पर बड़ा री, दीर्घ री और री जुड़ जाता है। स्वर वही 13 है, हिंदी में भी 13 थे, यहाँ पर भी 13 हैं। चलिए देखते हैं कि व्यंजन वर्ण का जो पहला वर्ग है उसको कंठ वर्ण बोला जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। और इस वर्ण के अंतर्गत क ख ग घ ङ, ये पहला क वर्ग में है। च वर्ग जिसे तालव्य बोला जाता है, उच्चारण स्थान तालु है। इसके अंतर्गत च छ ज झ न्य मूर्धन्य है। तीसरा वर्ग जो है ट वर्ग, इसके अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, और दंत्य है चौथा, त वर्ग बोला जाता है इसको, उच्चारण स्थान है दांत, त थ द ध न। और पांचवा वर्ग है आपका ओष्ठ वर्ग, उच्चारण स्थान है होंठ ओष्ठ, और इसके अंतर्गत आते हैं प फ ब भ म। तो देखिए इन वर्गों का हमें अभी जो व्यंजन संधि पढ़ेंगे उनकी आवश्यकता हो सकती है। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर पहला है अंग, न्य, ड़, न, म, इनको बोला जाता है अनुस्वार वर्ण। क्या बोला जाता है? अनुस्वार वर्ण बोला जाता है। और इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और व, जो कौन से संधि में प्रयोग हुआ था? पहले यण स्वर संधि में। और 4 ऊष्म व्यंजन हैं, श, श, श और ह। देखिए 2 अयोगवाह ध्वनि, अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं और 2 ध्वनियों को मिलाकर के कुल 48 हो जाती हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि का नियम पहला, सचुत्व। और इसके अंतर्गत क्या होता है? स का श बन जाता है और त वर्ग का च वर्ग बन जाता है। तो ऐसा क्यों? कि सकार तथा त वर्ग, स और त वर्ग के बाद यदि त वर्ग सकार या च वर्ग के साथ, मतलब स या त वर्ग का श या च वर्ग के साथ यदि योग हो तो स का श बन जाता है और त का च वर्ग बन जाता है। जैसे कि मनस धन चलती, यहाँ पर स है तो स के साथ च आया तो च का क्या बन गया? वो
स का श बन गया। ये जो सपेरा का स था वो यहाँ पर सलजम का स बन गया। रामस धन सेते, रामश्येते। त वर्ग का च वर्ग के साथ मेल हुआ तो वो बन गया च, और ज वर्ग न्या के साथ हुआ तो वो बन गया क्या, ज्ञ बन गया। यज धन्यः यज्ञ हो गया। तो इसी प्रकार से क्या बोला है कि स वर्ग और त वर्ग के बाद स और त वर्ग का यदि श और च वर्ग के साथ मेल होगा तो स का श हो जाएगा और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा है सटुत्व। तो यहाँ पर क्या है, यदि स या त वर्ग का स या त वर्ग का श या ट वर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो, स या त वर्ग के साथ श या ट वर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो तो स के स्थान पर श और त के स्थान पर ट बन जाता है। ये है नियम दूसरा। त वर्ग और च वर्ग, देखिए त वर्ग में कौन कौन है, त थ द ध न के बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, तो स वर्ग का त वर्ग के बाद ट वर्ग हो जाता है। मतलब स के बाद स और त वर्ग के बाद यदि श और ट वर्ग आता है तो स के स्थान पर श और त के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, रामस धन षष्ठः। तो ये स का क्या बन गया, यहाँ पर षटकुड़ का स बन गया। धनुष धन टंकारः, स का फिर षटकुड़ का स बन गया। इस धन तः, त वर्ग का क्या आ गया, तो त का यहाँ पर क्या हो गया, ट बन गया। ट वर्ग स का ट वर्ग बन जाता है। तत् धन टीका, तो त वर्ग का ट बन गया। तथ द धन और ट ठ ड ढ, तो त वर्ग का ट बन गया यहाँ पर। नियम नंबर है तीसरा। तो यहाँ पर है जशत्व। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण के बाद यदि तृतीय, मतलब प्रथम और चतुर्थ वर्ण के बाद यदि क्रमशः तृतीय वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण के बाद प्रथम और चतुर्थ वर्ण के बाद, प्रथम और इन दोनों चतुर्थ वर्ण के बाद यदि क्या आएगा, तृतीय वर्ण आता है। प्रथम या चतुर्थ वर्ण के बाद, देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आता है और पद के अंत में क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ण या वर्ग का तीसरा, चतुर्थ या पंचम वर्ण तथा य र ल व हो तो क च ट त प का क्रमशः ग ज ड द ब में बदल जाते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी वर्ण के प्रथम या चतुर्थ वर्ण के बाद यदि क्या आता है, तृतीय वर्ण आता है, तृतीय वर्ण आता है तो क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा और प का ब बन जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि प्रथम वर्ण का यहाँ पर तृतीय वर्ण बन जाता है। क का ग, च का ज, ट का ड, ड का त का द और प का ब बन जाता है। तो यही क्या है, आपका जसत्व है, जसत्व विसर्ग। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि क का ग बन गया तो दिक् धन गजः, दिग्गजः हो गया। वाग धन अर्थों, वागर्थों बन गया। क का ग वाक धन ईसः, वागीसः। दिक् धन अम्बरः, दिगंबरः। च का ज बन गया तो च के साथ अ आया, मतलब स्वर आया तो अजंतः। अच धन आदि, अजादि। ट का डा तो सट धन आननः, सडाननः। ट का ड बन गया सट धन देवाः, सड देवाः। सम्राट धन गच्छति, सम्राट गच्छति।
सट धन दर्शनम षड दर्शनम, ट का ड बन गया। अगला उदाहरण है कि त का द बन जाना, तो सत धन आचारः सदाचारः, चित धन आनंदः चिदानंदः, मत धन धनम महत धन धनम महद्धनम, चित धन रूपम चिद रूपम, त का यहाँ पर द बन गया। और अगला है प का ब बन जाना, तो सुप धन अंतः सुबंतः, अप धन जह अबजह। अब यहाँ देखिए 10वीं की पुस्तक में यहाँ पर यथा में उदाहरण में दिया है जो आपका असाइनमेंट 2 में आने योग्य है। तो जगदीशः, तो उसका क्या हो जाएगा, जगत धन ईशः हो जाएगा, जगत धन ईशः हो जाएगा। महत धन दानम, तो महत धन दानम हो जाएगा। वागीशः वाक धन ईशः, दिगंबरः दिक् धन अंबरः, और सुबंतः सुप धन अंतः सुप धन अंतः हो जाएगा। चौथा नियम है चर्त्व, तो ये जो है बिल्कुल जशत्व का उल्टा है। जैसे वहाँ पर तृतीय वर्ण बनता था तो यहाँ पर प्रथम वर्ण बनेगा। तो वर्गों के तृतीय वर्ण के बाद यदि वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण एवं उसमें व्यंजन में से हो श स श हो तो तृतीय वर्ण का अपने प्रथम वर्ण में हो जाता है। जैसे जसत्व में क्या बनता था, पहले वर्ण का तृतीय वर्ण बनता था। ये चर्त्व में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तृतीय वर्ण का प्रथम वर्ण बन जाएगा। जैसे दिक् धनपालः, क ग का क्या बन गया, ग का क बन गया, दिक्पालः। सत धनकारः सत्कारः, द त वर्ग का मतलब द का त बन गया। अगला है पांचवा अनुस्वार, अनुस्वार अंक की मात्रा, तो यहाँ पर म और न का अनुस्वार बन जाता है। तो म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। उसी तरह न के बाद कोई अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य र ल व या अनुनासिक को छोड़ करके, अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण को छोड़ करके कोई अन्य व्यंजन वर्ण आता है तो न के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। म के बाद कोई व्यंजन आएगा तो अनुस्वार, और न के बाद यदि कोई अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके कोई अन्य आता है तो अनुस्वार बन जाता है। जैसे समधनहारः संहारः, समधनयोगः संयोगः, यशांधंसि यशांसि, और मनःष्यते मंस्यते। 10वीं पुस्तक उदाहरण में है सर्वत्र पुष्पाणाम विकासः भवति, तो पुष्पाणाम का यहाँ पर जो म था अंत में जो म था उसका क्या हो गया, यहाँ पर अंक की मात्रा हो गया, अनुस्वार हो गया। उसके बाद सर्वत्र सौरभाणाम प्रसरः, तो यहाँ पर जो म का अर्थ था यहाँ पर विसर्ग अनुस्वार हो गया। तीसरा है नदीषु विमलम जलम राजते, तो विमलम का यहाँ पर विमलम और जलम में दोनों में मकार था, म में हलन था, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। चौथा है पक्षीणाम कूजनम सुखदम भवति, तो कूजनम का मकार जो था वहाँ पर अनुस्वार हो गया, सुखदम में जो मकार था वो अनुस्वार हो गया। कोकिला मधुर गीतम, तो यहाँ पर त में अंक त में अनुस्वार हो जाएगा। नूतनम रक्तम, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। चलिए अगला है पर सवर्ण, इसमें जो है अनुसार पंचम वर्ण हो, अनुस्वार का पंचम वर्ण हो जाता है पर सवर्ण। तो यदि अनुस्वार के बाद यदि स्पर्श वर्ण क से म तक मतलब उन 25 स्पर्श व्यंजनों में से अनुस्वार के बाद उन 25 स्पर्श व्यंजनों में से कोई भी आए तो अनुस्वार के स्थान पर स्पर्श वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जो अनुनासिक थे, जो पंचम वर्ण थे, तो वो वही क्या हो जाते हैं अनुस्वार के बाद यदि उन 25 स्पर्श व्यंजन में से कोई भी आता है तो उस वर्ग का यहाँ पर पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण अनुनासिक जो शब्द थे जो बताया था वही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण स्वरूप देखते हैं समधनतोषः, तो ये अनुस्वार का त थ द ध न बन गया, त है तो त थ द ध न पांचवा वर्ण। समधन पूर्णम, तो प है तो प फ ब भ
म बन गया। अंग धन कीतः क है तो क ख ग घ अंग अंकितः। साम धन तः तो त है तो त थ द ध न बन गया। चलिए उदाहरण स्वरूप और देखते हैं। यथा त्वम करोषि तो त्वम म के बाद क है तो क ख क्या हो गया, विसर्ग बन गए। यहाँ पर क का विसर्ग क्या हो गया। क जो थे क का पंचम वर्ण अंग है तो अंग हो गया। शीघ्रम चलती च छ झ झ न्य। तम धन टीकते तम टीकते तो ट का ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण बन गया। गाम धन ददाती द है तो द ध द का न बन गया। पचसी प फ ब भ म। जयसी अयम जयसी तो न्य बन गया। तरति तथ दध न बन गया। अयम धन कथयति क ख क ख ग घ अंग बन गया। अयम कथयति। अहम धन करोति क ख ग घ अंग बन गया। चलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है अभ्यास के लिए तो उसको देखते हैं। गंगा तो गंगा का क्या हो जाएगा, गम धन ग तो जो ग है तो क ख ग घ अंगा अंगा बन गया जो गत का। सम धन जय का क्या हो जाएगा, स म धन जय समधन जय संजय। ज का च ज झ न्या। व्यंजनम व्यम धन जनम। अंकितः अम धन कीतः अंग बन गया। क ख ग अंग। कंटकः कम धन टकः तो यहाँ पर ट का ट ठ ड ढ ड़ बन गया। मनः धन चंचलम तो चम धन चलम चम धन चलम। च का च छ ज झ न्य। चंपकः चम धन पकः प फ ब भ म। और शालायाम घंटिका घम धन टीका टक ट ठ ड ढ ण मतलब उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जलस्य बिंदुम दग तथ दध न। और सह परीक्षायाम उत्तमंकान तो उत्तम धन अंकान तो क ख ग घ ग बन गया। ये हो गया आपका पर सवर्ण। और सातवां है आपका लत्व त वर्ग। त वर्ग का यहाँ पर लकार बन जाता है। तो त वर्ग के बाद यदि ला आवे तो त वर्ग का ला हो जाता है। त वर्ग के बाद यदि ला आता है तो उस त वर्ग का ला बन जाता है। परंतु न के बाद ला आने पर सानुनासिक लकार मतलब ला में विसानुनासिक हो जाता है। जैसे तत् धन लीनः तल्लीनः त वर्ग के बाद त के बाद ला आया तो तल्लीनः ला हो गया। उत धन लंघनम उल्लंघनम। महान धन लाभः महान लाभः। तो इस प्रकार से आपका विसर्ग यहाँ पर व्यंजन संधि समाप्त होता है। व्यंजन संधि के और नियम हैं परंतु ये जो 7 नियम हैं आपके अध्ययन के अनुसार से सर्वप्रमुख हैं। तो इन्हीं व्यंजनों को आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है और पुस्तक में जो दिए हुए उदाहरण हैं उनको अभ्यास करना है ताकि आपके असाइनमेंट 2 में आपका काम आ सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो का जो पार्ट 3 है वो विसर्ग संधि के ऊपर रहेगा। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।